आप सभी भावी प्रशासनिक अधिकारियों का डीपीआईएस देवप्रयागम आईएएस में स्वागत है और मैं डीपी पांडे आपके साथ उस नए और भव्य कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है सफलता के लिए 100 दिन शुरुआत कर रहे हैं, आगाज कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को जो आपके लिए सफलता का एक कारवां लेकर के चल रहा है, शुरू हो रहा है। और आइए इस सफलता के कारवां के साथ आइए जिसका मूल मंत्र है समय दो सफलता लो। समय दो, 100 दिन का समय दीजिए और प्रीलिम्स क्वालिफाई होने की गारंटी लीजिए। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई होने की गारंटी चाहते हैं तो आप 100 दिन हमारे साथ जुड़िए, 100 दिन हमारे साथ काम कीजिए, 1 अप्रैल से और 5 जुलाई तक, क्योंकि आपकी सारी परीक्षाएं जुलाई, अगस्त, सितंबर में होंगी, जिसमें आपके कई महत्वपूर्ण एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें आपका है यूपीपीसीएस 2024, समीक्षा अधिकारी 2023, साथ ही साथ और भी कई प्रदेश की परीक्षाएं जिसमें आपका यूकेपीसीएस भी है। साथ ही साथ आगाज हो चुका होगा, उसमें बीईओ का भी आगाज हो चुका होगा, यानी खंड शिक्षा अधिकारी का भी आगाज हो चुका होगा। तो इन सभी परीक्षाओं में सफलता के लिए 100 दिन आपसे ले रहे हैं और इस 100 दिन की गारंटी के साथ आपको हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम को लेकर के चलना है, जो आपको डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर और देवप्रयागम आईएएस ऐप पर मिलेगा, जिसमें हमारा पूरा प्रोग्राम है 100 दिन सफलता के, जिसमें जीएस रहेगा। जीएस का आपका सभी ट्रेडिशनल टॉपिक रहेगा, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और आपका एनवायरनमेंट और यूपी स्पेशल, ये पूरा रहेगा। साथ ही साथ आपका रहेगा सीसेट रहेगा, करंट अफेयर्स की प्रतिदिन क्लास रहेगी और टेस्ट सीरीज रहेगी, एमसीक्यू आधारित टेस्ट रहेगा। इस पूरे भव्य प्रोग्राम को, कार्यक्रम को आप हमारे साथ लेकर के चल सकते हैं, जिसके लिए आपको डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को आज, अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कर लेना है और जुड़ जाना है। साथ ही साथ देवप्रयागम आईएएस ऐप को भी डाउनलोड कर लेना है और उसके साथ भी जुड़ जाना है। इस पूरे प्रोग्राम को आज से लेकर और 10 अप्रैल तक आपके लिए एनरोलमेंट और सब्सक्राइबिंग के लिए रखा जा रहा है, क्योंकि इसके साथ फिर आपको पूरे द्रुत गति से लेकर के चला जाएगा, जिसके साथ किसी प्रकार का कोई एक तरीके से जो है कोई वो नहीं किया जाएगा। इसमें सख्ती के साथ, सख्त रूल के साथ आपको हमारे साथ चलना होगा, जिसमें आपका प्रत्येक दिन का मूल्यांकन होगा और उसी मूल्यांकन के साथ इस कार्यक्रम को तेजी से आगाज किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आइए 100 दिन का समय दीजिए और प्रीलिम्स की सफलता की गारंटी लीजिए। तो प्रीलिम्स की सफलता की गारंटी के साथ शुरुआत कर रहे हैं मित्रों, करंट अफेयर से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, ये करंट अफेयर 2 चरणों में होगा। पहले चरण में तो अभी हम लोग लेकर के चलेंगे, जो आपका चलेगा 1 जनवरी से लेकर के और आपका जून तक का चलेगा। और उसके बाद फिर साथ ही साथ, चूंकि पीछे की क्लासेस को आप सभी लोग रिवीजन कर चुके हैं, लेकिन उस पर केवल एमसीक्यू रखेंगे, जो आपका जुलाई से लेकर के वो दिसंबर तक का रहेगा, वो उस पर केवल एमसीक्यू लेकर के चलेंगे, केवल उस पर टेस्ट रख लेकर के चलेंगे करंट अफेयर्स का। और 1 जनवरी से लेकर के और जून तक की करंट अफेयर्स को हम आपके साथ लेकर के चल रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्रॉनिकल मिनी क्रॉनिकल से शुरुआत करते हैं, उसी घटनाक्रम के साथ इसकी शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन आपका टारगेट है, आपका लक्ष्य है क्या? सफलता के लिए 100 दिन। तो इसको मत भूलिए और लक्ष्य रखिए प्रीलिम्स 2024 को क्वालिफाई करने के लिए, प्रीलिम्स 2024 को क्रैक करने के लिए, जिसमें आप यूपीपीसीएस, समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी जैसी परीक्षाओं के लिए आपको अभी से तैयार हो जाना है। तो आइए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम जनवरी महीने से शुरुआत कर रहे हैं, आपके मिनी क्रॉनिकल से कि मैगजीन से शुरुआत कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रतियोगिता दर्पण भी इसमें लेकर के चलेंगे और एमसीक्यू लेकर के चलेंगे। ये पूरा प्रोग्राम रहेगा। और इसके अलावा हम आपके जीएस में एक उठाएंगे, चाहे संविधान उठाएं, संविधान और इकोनॉमिक्स लेकर के चलेंगे, 2 इसमें लेकर के चलेंगे। तो इन सभी के साथ चलिए जुड़िए आज और अभी डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। आते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टेट न्यूज की बात करते हैं, राज्य समाचार की बात करते हैं। राज्य समाचार पर हम लोग चर्चा भी करते रहेंगे, तो इसको फिलहाल हम मिटा करके और आपके साथ शुरू कर रहे हैं राज्य समाचार। राज्य समाचार में सबसे पहले आपके साथ है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जनवरी महीने की
जो न्यूज है वो आपके साथ हम लोग लेकर के चल रहे हैं और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के साथ इसकी शुरुआत कर रहे हैं। पहली न्यूज है, उत्तर प्रदेश में 928 पीएम श्री स्कूल का शुभारंभ हो रहा है। तो आप सबसे पहले देखिए पीएम श्री स्कूल, पीएम श्री स्कूल कहां से, इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? यही नहीं बनेंगे ये प्रश्न, इसके कई प्रश्न बनेंगे। पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल राइजिंग फॉर इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री के सपनों का ये स्कूल है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने उस ड्रीम को यहां लाने का उद्देश्य रखा है, जिसमें भारत को एक नए स्मार्ट स्कूल देने जा रहे हैं। तो पीएम श्री की आप शुरुआत देखें कब होती है, पीएम श्री योजना की शुरुआत होती है कब? इस शिक्षक दिवस पर होती है। शिक्षक दिवस की अगर आप बात करें तो इसकी शुरुआत होती है शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर 2022 को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसकी शुरुआत करते हैं। और तो एक तो पॉइंट यहां से बन सकता है, पीएम श्री आप जानते हैं प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, विकसित भारत, उभरते भारत के लिए, एक राइजिंग इंडिया के लिए प्रधानमंत्री का स्कूल, प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। तो ये एक बड़ी बात है, ये प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। अगर आप इसकी बात करते हैं, अब उद्देश्य है इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि देश भर में 14,500 स्कूलों का 14,500 स्कूलों का देश भर में 14,500 स्कूलों का उच्चीकरण करना है, उसको मैक्सिमाइज करना है, उसके स्टैंडर्ड को क्या करना है, अब उसको अपग्रेड करना है और उसको एक हाईटेक स्कूल में परिवर्तित करना है। कितने स्कूल है? कुल 14,500। तो प्रश्न यहां से भी बन सकता है। देखिए कई एमसीक्यू क्वेश्चन बन गए, पीएम श्री स्कूल या पीएम श्री योजना के संबंध में क्या सही है, इस पर आपका आ जाएगा। तो शुरुआत होगी शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर 2022 को, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इसका पूरा योजना का नाम है। उद्देश्य देश भर में 14,500 स्कूलों का उच्चीकरण करना है, इसको हाईटेक बनाना है, अत्याधुनिक बनाना है, उच्चीकरण करते हुए उसे अत्याधुनिक बनाना। अब देखिए प्रश्न इसमें जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, वही मैं बता रहा हूं, बिल्कुल टू द पॉइंट प्रश्न जो आपसे आने वाली परीक्षाओं में पूछा जाएगा। इसमें भागीदारी किसमें, सेंट्रल और स्टेट का पार्टिसिपेशन कितना है? सेंट्रल क्या चाहता है, स्टेट क्या चाहता है? सेंट्रल इसका सारा खर्चा वहन करेगा, लेकिन स्टेट को दे देगा कि आप इसको इंप्लीमेंट कीजिए। तो इंप्लीमेंट करने के लिए 40% उनको लगाना है और उसके लिए पूरा जो है 60% सेंट्रल को लगाना है। तो इसमें सेंट्रल और स्टेट का जो केंद्र की भागीदारी इसमें कितनी है, इसमें है 60% की है और राज्य की ये 40% है। आप समझिए कि 60 और 40% का रेशियो है। राज्य को तो बैठे बैठाए सारी चीजें मिल गई, अर्थात उसके सारे स्कूल जो है अत्याधुनिक हो रहे हैं, स्मार्ट हो रहे हैं, सारी स्मार्ट क्लासेज हो रही है। इसके चयन का एक मापदंड है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, जो एनईपी है, एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनईपी 2020, इसके तहत इसको लागू किया गया है। इसका उद्देश्य एनईपी के तहत किन स्कूलों को, ऐसे स्कूल जो माध्यमिक यानी कक्षा 12 तक के जो स्कूल हैं, कक्षा 12 तक के स्कूलों को, जो आपके सरकारी विद्यालय हैं और इन विद्यालयों में जो आपके
राज्य सरकार द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, उनके जो स्टैंडर्ड हैं, उन स्टैंडर्ड को जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको कैसे स्टैंडर्डाइज करना है और उसमें उनको चयनित करना, उसमें एक कंपटीशन आयोजित करवाना है, जिसके लिए पक्के मकान का होना, शौचालयों का होना, जल का प्रबंधन होना, अच्छे क्लासरूम का होना, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। फिर उनको चयनित किया जाएगा, फिर उनको और भी अत्याधुनिक बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश के में 2 चरणों में अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश का जो पहला चरण है, ये फर्स्ट चरण है, ये जो है उत्तर प्रदेश का पहला चरण है। तो 4 जनवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश में 928 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया। तो ये प्रथम चरण में 928 स्कूलों का शुभारंभ किया गया। पीएम श्री योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना जिसे वर्ष 2022 में शुरू किया गया है। 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री के एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में इसको लॉन्च किया गया है। इस योजना के माध्यम से 5 वर्षों में पूरे भारत के 4500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, नहीं बल्कि 14,500 स्कूल होंगे। सॉरी, ये 14,500 स्कूल हैं जो अपग्रेड किए जाएंगे और नई शिक्षा नीति से इनको जोड़ा जाएगा। एनईपी 2020 के तहत इसको जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में पीएम श्री के तहत 1000 से अधिक स्कूलों का उन्नयन और आधुनिकीकरण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 928 सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना में शामिल किया जा रहा है, जिसमें 81 केंद्रीय और नवोदय विद्यालय शामिल हैं। मैंने 81 केंद्रीय विद्यालय जो आपके हैं और नवोदय विद्यालय हैं 81, ये सब मिला करके हैं। जबकि पूरे राज्य में 1753 स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में अपग्रेड करने के लिए चुना गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य प्रारंभिक बचपन की देखभाल, शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत करना, मौजूदा परीक्षा प्रणाली और शिक्षा में सुधार लाना जैसे आवश्यक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है। देश के 26 करोड़ छात्रों में से लगभग 20% उत्तर प्रदेश में है। तो ये आपने देखा। अब इसकी मैं बात बता दूं, इसका जो दूसरा चरण है ना, वो भी उत्तर प्रदेश में हो गया है। पीएम श्री के दूसरे चरण में 28 मार्च 2024 को, जो हम आगे आपको पढ़ाएंगे, 28 मार्च 2024 को कुल 782 स्कूलों को चयनित कर लिया गया है, जो आगे मार्च के आपके मई के उसमें आएगा। ठीक है, तो अभी 782 स्कूलों का भी चयन कर लिया गया है, जिसमें 727 परिषदीय विद्यालय हैं और 55 जो है माध्यमिक स्तर के सरकारी विद्यालय, इनको भी चयनित। यानी उत्तर प्रदेश में 2 चरणों के पीएम श्री योजना के तहत विद्यालयों का चयन पूरा हो चुका है। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला इंपॉर्टेंट न्यूज रही। इसके साथ ये आपने देखा। ठीक है, पहली न्यूज आपने देखी, उत्तर प्रदेश में 928 प्लस 727 प्लस 782 928 प्लस 782 स्कूलों का चयन कर लिया गया है। चलिए, ये हो गया आपकी पहली न्यूज हो गई। अब यहाँ से कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो हमने आपको बता दिया कहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से क्या करना है, आपको इसको अपने नोट्स में भी ले लेना है। बाकी अगर आप चाहेंगे तो आपको नोट्स भी मिलता रहेगा, लेकिन आप इसको अपने साथ अपने अनुसार आप इसको नोट्स में बनाते चलें, जिससे आपको भी लगे कि हाँ कुछ कर रहे हैं मेरे साथ। ठीक है, तो आप जुड़े हुए हैं DPIS यूट्यूब चैनल के साथ, इसलिए और आप शुरुआत कर दिए हैं क्या, सफलता के लिए 100 दिन 2024 में प्रीलिम्स में सफलता पाने के लिए 100 दिन के लक्ष्य को आपको लेकर के चलना है। और इस 100 दिन को लक्ष्य आप निर्धारित किए हैं DPIS के साथ, देवप्रयागम के साथ, DP पांडे के साथ। तो 100 दिन के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप अपना तन मन धन सब लगा दीजिए। ठीक है, तन और मन तो लगा देना है, जरूरत पड़ी तो धन को भी लगाइए और इसको लेकर के आगे बढ़िए। आते हैं दूसरा महत्वपूर्ण न्यूज है, बहुआयामी गरीबी से उबरने में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। ठीक है, ये भी देखिए नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में इसमें जो उत्तर प्रदेश बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो जारी किया गया, उसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति विभिन्न राज्यों में एक महत्वपूर्ण स्थिति बनी हुई है। और नीति आयोग द्वारा भारत में बहुआयामी गरीबी 2005-6 शीर्षक से जारी एक परिचर्चा पत्र के विगत 9 वर्षों में बहुआयामी गरीबी से अधिकतम संख्या में लोगों को बाहर निकालने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य घोषित किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी इस दस्तावेज में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी MDP से बाहर आए हैं। इनमें से 3.43 करोड़ लोग पिछले 5 वर्षों में ही गरीबी से बाहर निकले हैं। राज्य में बहुआयामी गरीबों की संख्या 2015-16 में 37.68% थी। ठीक है, तो राज्य में बहुआयामी गरीबों की संख्या वर्ष 2015-16 में
37.68, ठीक है, प्रतिशत से घटकर 2019 से 21 में 22.95% हो गई। वहीं वर्ष 2022-23 में यह आंकड़ा घटकर 17.40 हो गया है। अब देखिए, भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.9 से घटकर 2022-23 में 11.8 हो गई। इस अवधि के दौरान 14.82% करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। अब देखिए यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाएगा। प्रश्न तो पहला प्रश्न आपका यहाँ से हो गया, आप समझिए, यहाँ से प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में बहुआयामी गरीबी की संख्या वर्ष 2015-16 में कितनी थी? 37.68% थी, ठीक है। इससे घट करके कितनी हो गई? 2019 से 21 में कितनी हो गई? 22.96% हो गई, जबकि 2022-23 में घटकर 17.4% हो गई है। तो ये तो हो गई गरीबी की संख्या, ठीक है। अब इस संख्या में बहुआयामी गरीबी 2013-14 में कितना प्रतिशत की कमी आई? ये 29.17% से घटकर 22-23 में 11.18% हो गई, 28% हो गई है। इस अवधि के दौरान कमी कितनी आई? कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं? यहां से ये प्रश्न बन सकता है। तो यहां से 3 तरीके के प्रश्न यहां पर बन सकते हैं। इन 3-4 तरीकों को आपको देख करके लेकर के चलना होगा, ठीक है। कितने? 24.82 करोड़ गरीब लोग बाहर आए हुए हैं गरीबी से। तो सीधे सीधे प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है कि बहुआयामी नीति आयोग द्वारा जारी किए गए बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तर प्रदेश से कुल कितने गरीब 2022-23 के दौरान गरीबी रेखा से बाहर आए हैं? इतना प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, ठीक है। तो ये है आपका आंकड़ा, यहां से आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक क्षेत्र में ऋण प्रवाह में वृद्धि। आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है और तृतीय क्षेत्र होता है। तो अर्थव्यवस्था के इन तीनों क्षेत्रों, ये 3 क्या है? पिलर हैं। अर्थव्यवस्था की यही 3 पिलर हैं। हालांकि 4 चौथा क्षेत्र भी होता है, लेकिन 3 क्षेत्रीय मुख्य होते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्षेत्र आपका औद्योगिक क्षेत्र है, तीसरा क्षेत्र आपका सेवा क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र इसमें आपका कृषि, पशुपालन, ये सब इसमें आ जाता है। ये प्राथमिक क्षेत्र होता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मजबूत होने का मतलब है जिस पर सेकेंडरी और टर्सरी आगे बढ़ते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था तो वैसे भी इस रूप में सबसे मजबूत देखी जाती है। तो उत्तर प्रदेश के प्राथमिक क्षेत्र में ऋण प्रवाह में वृद्धि हुई, यानी प्राइमरी सेक्टर में, यानी कृषि और पशुपालन में ऋण को अधिक दिया गया है। ऋण प्रवाह तेजी से बढ़ा है, यानी कि जो कृषि और पशुपालन के कार्यों में लगे हुए हैं उनको बैंकों से लोन लेने में, बैंकों से ऋण लेने में तेजी से वृद्धि हुई। और ये आंकड़ा कौन जारी करता? नाबार्ड देता है, क्योंकि ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को जो है पूंजी से बनाए रखने के लिए, पूंजी प्रवाह बनाए रखने के लिए नाबार्ड की जिम्मेदारी है। तो देखिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा विकसित स्टेट फोकस पेपर 2024-25 ये जारी किया गया। अब सीधे आ जाएगा प्रश्न कि नाबार्ड द्वारा जारी किए गए स्टेट फोकस फॉर पेपर 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सही है? इस तरीके से एमसीक्यू दे देंगे। अनुसार उत्तर प्रदेश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण प्रवाह 2024-25 में 5.73 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। 5T ट्रिलियन, यानी 5T इकोनॉमी जिसकी आप बात करते हैं, तो 5.73 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। एमएसएमई एवं सेवा क्षेत्र को सरकार द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना जाता है। 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश को कृषि में 250%, एमएसएमई में 300% और सेवा क्षेत्र में 450% वृद्धि दर की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार ने बैंकरों को राज्य के ऋण जमा अनुपात में सुधार करने के लिए प्रेरित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में राज्य वर्ष 2017 में 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया है। इसको भी आप देख रहे हैं, तो क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप इसको देखिए। उसके लिए आप देखिए क्या इसमें कहा जा रहा है, उसको आप देखिए। इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट इसमें है। देखिए, तीनों क्षेत्र हमने आपको बता दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राथमिक क्षेत्र आपका कृषि और पशुपालन का है। तो अगर उत्तर प्रदेश का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? 1T इकोनॉमी। हम
5T इकोनॉमी बनने जा रहे हैं और 5T इकोनॉमी के लिए उत्तर प्रदेश 1T इकोनॉमी के लिए प्रयास कर रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को अपने प्राइमरी सेक्टर में 250% की ग्रोथ रेट अर्जित करना है। सेकेंडरी क्षेत्र यानी जो औद्योगिक क्षेत्र यानी उसके लिए जो एमएसएमई को आधार माना गया, एमएसएमई में 300%। अब देखिए 250, उसमें 50 और जोड़ दिए 300 हो जाएगा, और उसमें तब और जोड़ दिए 450 हो जाएगा, तो 300 150 और जोड़ दीजिए, तो प्राथमिक क्षेत्र में 250%, सेकेंडरी क्षेत्र में 300% और टर्सरी क्षेत्र में 450% की वृद्धि दर की आवश्यकता होगी। और राज्य सरकार ने इस रूप में क्या किया है, बैंकरों को इस रूप में अधिकतम ऋण प्रवाह करने के लिए अनुमति दी है। नाबार्ड इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है और उस पर सर्वे कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा। उत्तर प्रदेश की 1T इकोनॉमी के लिए प्राइमरी सेक्टर में 250% की ग्रोथ रेट चाहिए, सेकेंडरी क्षेत्र में 300% की ग्रोथ रेट चाहिए, टर्सरी क्षेत्र में 450% की ग्रोथ रेट चाहिए। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। 250, 300 और 450 यानी 50 का और यहाँ 150 का आंकड़ा है। क्लियर हो गया, बिल्कुल रट गया होगा आपको। इस तरीके से पढ़िए, ठीक है, तभी सफलता के 100 दिन आप पूरा कर पाएंगे। दिव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या, ठीक है। इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है दिव्य अयोध्या ऐप। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने पर्यटन पर केंद्रित एक मोबाइल ऐप दिव्य अयोध्या का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना, साथ ही साथ सतत पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देना है। इस ऐप को अयोध्या आने वाले भक्तों और पर्यटकों के लिए नेविगेशन अनुभव को बढ़ाने हेतु डिजाइन किया गया है। इस ऐप में एक ही जगह कई सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें होटल और कैब की बुकिंग होगी, मुख्य पर्यटन और धार्मिक स्थानों की जानकारी भी शामिल है। दिव्य अयोध्या मोबाइल एप्लीकेशन को अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा डिजाइन किया गया है। कौन डिजाइन किया है? एडीए, अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसको डिजाइन किया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण न्यूज है आपके लिए, उत्तर प्रदेश के लिए कितनी महत्वपूर्ण न्यूज है। वित्त वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश की कुल जीडीपी हो गई कितनी? 16.45 लाख करोड़ रुपए की होती, यानी ये लगभग जो वित्त वर्ष 2022-23 में 22.58 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है, ठीक है। राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? 9.2% का है। राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? 9.2% है। राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को प्राप्त करने के लिए राज्य क्या है? अग्रसर है। वर्ष 2021-22 में वर्तमान और स्थिर कीमतों पर उत्तर प्रदेश की विकास दर कितनी रही है? 2021-22 में 20.1% रही है, जबकि स्थिर कीमतों पर 9.8% थी, जबकि देश की विकास दर 18.4% और 9.1% थी। तो ये रहा है उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र के आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश क्या है? देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है, ठीक है। पहली अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र है, यद्यपि ये तीसरे स्थान पर था। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और के बाद इसका नाम था, लेकिन अब ये धीरे धीरे क्या है? तेजी से अग्रसर है उत्तर प्रदेश बनने की ओर। और हाल के कुछ वर्षों में जब ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को क्रॉस कर जाएगा तो ये पहली अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन जाएगा। इसी प्रकार वर्ष 2022-23 में राज्य की विकास दर 9.8% के मुकाबले स्थिर कीमतों की राष्ट्रीय वृद्धि दर 7.2% दर्ज की गई थी, जबकि इस अवधि के दौरान राज्य की मौजूदा कीमतों में वृद्धि दर 14.3% दर्ज की गई थी। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश के आर्थिक आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए ये आपके 6th पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंस में देखेंगे तो ये 6th पेपर, मेंस का 6th पेपर का ये आपका एक तरीके से टारगेटेड है। आइए एमएसएमई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 राज्यों में है। रियल एस्टेट परामर्श फर्म सीबीआरई क्रेडाई की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम यानी एमएसएमई क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में तेजी से उभरा है और ये 3 राज्यों में अपना शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। एमएसएमई की रिपोर्ट के आधार पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद तीसरे राज्य के रूप में है। ठीक है, भारत में पंजीकृत कुल एमएसएमई का लगभग 40% महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में है। एमएसएमई के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो देश भर में एमएसएमई के 2.21 करोड़ एमएसएमई पंजीकृत हैं। इसमें महाराष्ट्र का योगदान सबसे अधिक है, 17.2% है। ठीक है, जिसके तहत 38 लाख आते हैं। तमिलनाडु में 10% है, जिसमें 22 लाख आते हैं, जबकि उत्तर 9.4% है, लगभग 20 लाख एमएसएमई यहाँ पर पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहर एमएसएमई क्लस्टर के रूप में उभरे हैं, जिसमें आगरा है, कानपुर है, वाराणसी है, लखनऊ है, मेरठ है, गाजियाबाद है। ये उद्यम योजना के लिए नामांकन में अग्रणी जिले के रूप में शामिल हैं, यद्यपि इसमें अभी प्रयागराज का स्थान नहीं है। ठीक है, तो कई ऐसे जिले हैं जो क्या है, एक एमएसएमई क्लस्टर बन गए हैं, जहां पर एमएसएमई का जो है संकेंद्रण हो रहा है। इसमें नंबर 1 पर है आपका आगरा है, कानपुर है, वाराणसी है, लखनऊ है, मेरठ है, गाजियाबाद है, और आपका बड़े उद्यमों के रूप में आप देख ही रहे हैं नोएडा आपका है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये तेजी से विकसित हो रहे हैं। तो ये भी आपका यूपी स्पेशल के 6th पेपर का पार्ट हो गया। ठीक है, तो आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और यही आपके लिए क्या करेगी, सफलता का आधार बनेगी। तो अगर सफलता का आधार प्राप्त करना चाहते हैं तो समय दो, सफलता लो का लक्ष्य लिखिए। DPIS यूट्यूब चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कीजिए और DPIS यूट्यूब चैनल का भाग बनिए, और UPPCS प्रीलिम्स 2024 को क्वालिफाई कीजिए। साथ ही साथ UPPCS 2024 में आप भी डिप्टी कलेक्टर बनिए और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में अपना परचम लहराइए। इसके लिए आइए आज और अभी जुड़िए आप DPIS के साथ, DPIS के साथ, देवप्रयागम के साथ, DP पांडे के साथ। औद्योगिक निकायों हेतु 2,940 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। देखिए, ये भी UPPCS मेंस के 6th पेपर का पार्ट है, और यहां पर आप इसको देख रहे हैं यूपी स्पेशल के प्रीलिम्स के तहत इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो औद्योगिक निकायों के लिए कुल जारी की गई धनराशि, अब इस पर यहीं पर एक प्रीलिम्स के लिए एक क्वेश्चन MCQ यहीं पर बन गया, आप इसको यहां भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 जनवरी 2024 को औद्योगिक निकायों के लिए 2,940 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ठीक है, अब इसमें यहां से भी MCQ बन गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है जनवरी 2024 में औद्योगिक निकायों के लिए निर्गत की गई धनराशि है। आप 4 विकल्प दे देंगे, 2940 हो गया, 3040 हो गया, 1540 हो गया, इस तरीके से दे देंगे। 2940 करोड़ रुपए की धनराशि निर्गत की गई। ये धनराशि यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास, ठीक है, वाइडा के लिए है, ठीक है, यूपीसीडा के लिए है और यूपीडा के लिए है, तीनों के लिए है। ये 3 के लिए है, इसमें 4 हैं, बुंदेलखंड भी आपका, बीडा भी आ रहा है। तो ये है आपका यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो आप जानते हैं दिल्ली से यानी नोएडा से लेकर के और आगरा तक आता है। फिर आपका है यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यूपीसीडा है, और आपका यूपी एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण आपका यूपीडा है। इसके तहत नवगठित बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पहले भूमि अधिग्रहण के लिए 3,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में औद्योगिक विस्तार के लिए 8,000 करोड़ रुपए अलग रखे गए थे। शेष 5,000 करोड़ रुपए में से 1,000 करोड़ रुपए यूपीडा के लिए, 1,500 करोड़ रुपए ईडा के लिए और 440 करोड़ रुपए यूपीसीडा के लिए स्वीकृत किए गए हैं। सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के विस्तार के लिए कुल 7,042.67 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, तो ये रहा औद्योगिक निकायों को स्वीकृत की गई धनराशि रही है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। वाराणसी और प्रयागराज को स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार मिला है। प्रयागराज और वाराणसी गंगा के किनारे बसे हुए शहरों में स्वच्छ शहर कौन है, उसमें वाराणसी और प्रयागराज को चुना गया है। केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में वाराणसी सबसे स्वच्छ गंगा नगर के रूप में शीर्ष स्थान पर है, प्रयागराज दूसरे स्थान पर है, जबकि बिजनौर तीसरे स्थान पर है। तो 3 जिलों का क्रम हो गया। गंगा के किनारे बसे हुए नगरों में से 3 नगरों का चुनाव किया गया। वाराणसी नंबर 1 पर है, प्रयागराज नंबर 2 पर है और बिजनौर नंबर 3 पर। तो आप चलिए पूर्व से पश्चिम की ओर चलिए, ये क्रम हो जाएगा। पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो कम से अधिक की ओर आ जाएंगे आप। ठीक है, फिर बिजनौर, प्रयागराज और वाराणसी हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे तो जो है आपका बढ़ते क्रम में हो जाएगा। ठीक है, आते देखते हैं। सर्वेक्षण में वाराणसी
ने सबसे अधिक 76.5 अंक अर्जित किए। इसके बाद 74 अंकों के साथ प्रयागराज दूसरे नंबर पर और 74.3 अंकों के साथ बिजनौर तीसरे स्थान पर था। वर्ष 2022 की रैंकिंग में भी वाराणसी हरिद्वार के बाद दूसरे स्थान पर था। वाराणसी हरिद्वार के बाद दूसरे स्थान पर था। प्रदेश के अन्य शहरों में कन्नौज 5वें स्थान पर है, कानपुर 8वें स्थान पर है, अनूपशहर बुलंदशहर 11वें स्थान पर, गंगा घाट 12वें पर है, गढ़ मुक्तेश्वर 13वें स्थान पर रहा है। 1 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या वाली श्रेणी में नोएडा को भी गार्बेज फ्री सिटी के रूप में 5 स्टार रैंकिंग प्रदान की गई है और पहली बार वाटर प्लस सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ, किसको? नोएडा को दिया गया है। वर्ष 2016 से लागू किए गए स्वच्छ भारत शहरी मिशन के तहत केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी स्वच्छता और साफ सफाई पर विश्व का सबसे बड़ा ये सर्वेक्षण लाया गया है। तो ये है आपका गंगा के किनारे बसे हुए 1 लाख से 10 लाख और 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण है। ठीक है, ये रहा आपका, बहुत महत्वपूर्ण रहा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में 5 नए हवाई अड्डों का निर्माण किया गया है। 11 जनवरी 2024 को नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 1 महीने में 5 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन कर लिया जाएगा। नए हवाई अड्डों का उद्देश्य राज्य में हवाई कनेक्टिविटी में सुधार करना है, अधिक पहुंच बढ़ाना है और आर्थिक पहुंच बढ़ाना है। ठीक है, और आर्थिक विकास की सुविधा प्रदान करना है। नए हवाई अड्डों का उद्घाटन कहां कहां किया गया है, ध्यान रखिएगा। आजमगढ़, अलीगढ़, तो आज से नाम वाले 2 हो गए। ठीक है, आजमगढ़ और अलीगढ़। फिर आ जाइए मुरादाबाद और चित्रकूट और श्रावस्ती। ठीक है, तो उधर आप जाएंगे तो उधर श्रावस्ती हो जाएगा, एक तरफ श्रावस्ती, उत्तर में, दक्षिण में चित्रकूट हो गया। ठीक है, पूर्व में आजमगढ़ हो गया और पश्चिम में अलीगढ़ और मुरादाबाद हो गई। तो ये ध्यान रखिएगा। 5 नए हवाई अड्डों के संचालित होने के बाद राज्य में हवाई अड्डों की कुल संख्या बढ़कर 19 हो जाएगी। 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक हवाई अड्डों वाला, सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भी जो है जिला राज्य बन गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश इस समय विकास के पथ पर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश इस समय नवीन अवसंरचना के विकास की दिशा में एक उत्तम प्रदेश के रूप में तेजी से विकसित होता जा रहा है। ये सब आपके मुख्य परीक्षा के 6th पेपर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आईसीजीएस के उपयोग में उत्तर प्रदेश भी शीर्ष स्थान पर है। देखिए, हर जगह उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे वर्ष इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर उच्चतम प्रवेश दर अर्जित करने में पहले स्थान पर रहा है। आईसीजीएस प्लेटफॉर्म की संकल्पना सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी द्वारा की गई है और इसे गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। आईसीजीएस प्लेटफॉर्म की शुरुआत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति द्वारा भारतीय न्यायपालिका में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति कार्य योजना के तहत तैयार की गई है। ठीक है, आईसीजीएस प्लेटफॉर्म के तहत एफआईआर और चार्जशीट के मेटाडेटा को सभी उच्च न्यायालयों और राज्यों के अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है और इसे शीघ्र उपलब्ध कराने पर बल दिया जाता है। इस मामले में भी उत्तर प्रदेश क्या हुआ है, देश में शीर्ष राज्यों की श्रेणी में शामिल हुआ है। रबी 2023-24 ई खसरा पड़ताल मोबाइल ऐप, आप जानते हैं एक होता है खसरा, एक होती है खतौनी होती है। खसरा और खतौनी ये क्या होते हैं, ये आपके भूमि संबंधी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। माने भूमि संबंधी समस्त जो आंकड़े होते हैं वो खसरा और खतौनी में दिए गए होते हैं। दोनों में अंतर होता है, एक खसरा होता है, एक खतौनी होती है। ठीक है, खतौनी आपके अधिकार पत्र को दर्शाती है। ठीक है, किसके, जो भूमिधर किसान होते हैं या भूमिधर लोग होते हैं उनके लिए, जिनका उसमें नाम दर्ज होता है, उसमें गाटा संख्या वगैरह सब दी गई होती है। ठीक है, ये हम इंटरव्यू की क्लास में हम लोग इस पर ज्यादा चर्चा करते हैं और आपसे पूछा जाता है खसरा और खतौनी में क्या अंतर है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट योजना लागू की गई। ई डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत उत्तर प्रदेश में खसरा और खतौनी जो है डिजिटलाइज हो गए हैं, लेकिन खसरों को भी डिजिटलाइज करने में अभी भी जो खतौनी होती थी वो लेखपाल नहीं बल्कि वो सीधे तहसील से बनती थी या फिर आपके जन सूचना केंद्र से, जन सेवा केंद्र से मिल जाती थी। लेकिन खसरे अभी भी जो है लेखपाल द्वारा बनाए जाते थे, लेकिन अब उसमें परिवर्तन किया गया है और रबी 2023-24 ई खसरा पड़ताल मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। 4 जनवरी 2024 को लखनऊ में रबी 2023-24 ई खसरा पड़ताल मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है, जिसके तहत एग्री स्टेक
योजना के तहत ई खसरा पड़ताल भारत सरकार की एक परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत के कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का डिजिटल प्रारूप तैयार करना है। भारत सरकार ने खरीफ 2023 में 10 राज्यों में इसका एक पायलट चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, जिसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 21 जनपदों में पूर्ण रूप से और 54 जनपदों की 10 ग्राम पंचायतों में डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जा रहा है। ठीक है, आगे आइए। गोरखपुर में 19 हेल्थ एटीएम का शुभारंभ किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। 31 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हाईटेक चिकित्सा सेवा के विस्तार के लिए 19 हेल्थ एटीएम का शुभारंभ किया गया। इन हेल्थ एटीएम से 50 से अधिक तरह की जांच की सुविधाएं मिलेंगी। योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह, योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित इस शुभारंभ समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री ने रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से गोद लिए गए 500 टीबी रोगियों को भी पोषण पोटली भी वितरित की। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी ने 14 सितंबर 2022 को स्वास्थ्य केंद्र चरगावा और 20 जून 2023 को 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की भी शुरुआत की थी, जिसमें भराहट, सहजनवा, जंगल कोड़िया, पाली, चौरा, खुटहान, सराही के लिए हेल्थ एटीएम का शुभारंभ कर चुके हैं। ठीक है। मिर्जापुर में ग्रामीण खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया गया है। 30 दिसंबर 2023 को मिर्जापुर में ITI ग्राउंड पर आयोजित 2 दिवसीय ग्रामीण खेल महाकुंभ का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग के तहत आयोजित इस खेल महाकुंभ में 600 प्रतिभागियों ने ग्रामीण क्षेत्रों से विभिन्न खेलों में प्रतिभाग किया। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने कुशीनगर जिले में विभिन्न सड़कों के निर्माण के लिए 7 करोड़ 81 लाख 71 हजार की धनराशि को भी मंजूरी दी है। तो ये रहा है इंपॉर्टेंट चीजें। आइए और भी खास चीजों को देख लें। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर रितु कारिधा और प्रसिद्ध उद्यमी नवीन तिवारी को यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा की। तो 2 पॉइंट यहां पर। ठीक है, डॉक्टर रितु कारिधा और उद्यमी है नवीन तिवारी को यूपी गौरव सम्मान की घोषणा की गई है। ठीक है। 20 जनवरी 2024 को लखनऊ के कैसरबाग स्थित सफेद बारादरी में ग्राम श्री एवं ग्राफ्ट रूट्स की हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी ने। नाबार्ड ने कुशीनगर जिले के लिए विभिन्न सड़कों के निर्माण के लिए 7 करोड़ 81 लाख 71 हजार करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। 17 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बेंगलुरु और कोलकाता को अयोध्या से जोड़ने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान सेवाओं का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया बेंगलुरु और कोलकाता से। 13 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मिशन शक्ति योजना के तहत 1150 जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की। कौन सी योजना? मिशन शक्ति परियोजना के तहत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय युवा दिवस, जानते हैं आप, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है। 12 जनवरी 2024 को लखनऊ में राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन राशि एवं टेबलेट वितरित किए हैं। 11 से 13 जनवरी 2024 को लोक कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर महोत्सव का आयोजन किया गया। गोरखपुर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 11 से 13 जनवरी 2024 को किया गया। 10 जनवरी 2024 को बरेली में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अवसर पर 3,450 करोड़ रुपए की 170 लोक कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। 9 जनवरी 2024 को इटावा के सफारी पार्क में लेपर्ड सफारी का शुभारंभ किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से, यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से। 5 से 7 जनवरी 2024 को लखनऊ छावनी में 3 दिवसीय नो योर आर्मी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने 4 जनवरी 2024 को बागपत नगर में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 77 करोड़ रुपए की धनराशि से बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया। नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में अब कक्षा 1 और कक्षा 2 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT किताबें पढ़ाई जाएंगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में NCERT की किताबें क्लास 1 और क्लास 2 में पढ़ाई जाएंगी। धीरे धीरे इसका अपग्रेडेशन करके सभी में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स जनवरी महीने का था। ठीक है, राज्य समाचार के तहत हमने आपको पढ़ाया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं
ये आपका बिहार है। अब हम देख लेते हैं इसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद हम देख लेते हैं उत्तराखंड के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। जनवरी महीने में उत्तराखंड के करंट अफेयर्स में क्या हुआ है। ठीक है, तो उत्तराखंड के करंट अफेयर्स को तो इसमें नहीं दिया गया है। इसमें बिहार है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है। फिलहाल आपने देख लिया उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स देख लिया। बिहार के करंट अफेयर्स में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट उसमें चीज़ें नहीं हैं, और ये बिहार के लिए आपका है, बीपीएससी के लिए है। एक बार मेन की हेडिंग देख ले, मेन हेडिंग देख ले, बिहार लघु उद्यमी योजना 2024। बिहार सरकार ने एक योजना शुरू की है, बिहार लघु उद्यमी योजना 2024 की शुरुआत की है। ठीक है, और मुजफ्फरपुर और गया में वायु प्रदूषण का विश्लेषण किया गया है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट उस रूप में नहीं है। बिहार में बाल विवाह में वृद्धि हुई है, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए हो सकती है कि देश में कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक बाल विवाह में वृद्धि हुई है। तो लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल की हालिया रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार देश में 1993 से 2021 के मध्य बचपन में लड़कियों के विवाह के मामलों में 50 लाख की कमी आई है, किंतु 4 राज्य देश में ऐसे हैं जहां इसमें 50% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2021 में लड़कियों के बाल विवाह में सबसे अधिक हिस्सेदारी 16% बिहार की थी। लड़कियों के बाल विवाह के संदर्भ में बिहार के पश्चात पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी 15% है। फिर और उसके बाद फिर 15.2% है। उत्तर प्रदेश की 12.5% और महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 8.2%। यानी 4 राज्य आपके हैं। बिहार नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर पश्चिम बंगाल है, नंबर 3 पर उत्तर प्रदेश है, नंबर 4 पर महाराष्ट्र। 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर बाल विवाह के मामले में वृद्धि हुई है। लड़कों के बाल विवाह में गुजरात के बाद बिहार का स्थान है, पश्चिम बंगाल का स्थान और फिर उत्तर प्रदेश का। यानी लड़कों के बाल विवाह की बात करेंगे तो नंबर 1 पर गुजरात है, नंबर 2 पर बिहार है, नंबर 3 पर पश्चिम बंगाल है, नंबर 4 पर उत्तर प्रदेश है। अर्थात बचपन में शादी करने वाले लड़कों में इन्हीं 4 राज्यों का 60% योगदान है। चलिए, तो ये भी आपके लिए सोशल इशूज है, और सोशल इशूज के ये मुद्दे हैं आपके लिए। यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है, किसी भी एग्जाम में बन सकता है। बिहार में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार पर्यटन ने 2023 को मंजूरी दी गई है, ये बिहार के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गंगा पर 4556 मीटर लंबे पुल का निर्माण किया गया है। ठीक है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 3064 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में गंगा पर 4556 मीटर लंबे यानी 6 लेन केबल आधारित पुल के निर्माण को मंजूरी दी। ये पुल बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ेगा, दीघा और सोनपुर के बीच में बनेगा। नया पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ेगा और भारी वाहनों द्वारा परिवहन की अनुमति प्रदान करेगा। इस परियोजना से वैशाली जैसे बौद्ध तीर्थ स्थलों के लिए भी कनेक्टिविटी में सुधार होगा। ठीक है, तो ये रहा है आपका। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से अलंकृत किया गया, राष्ट्रपति कार्यालय ने जानकारी दी। बिहार सरकार ने स्वरोजगार के अवसर पर उत्पन्न करने के लिए 9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों से में से प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकार ने आधिकारिक तौर पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी में वृद्धि घोषणा की है। 18वें भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2023 में अभिनेता अरविंद अकेला को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और आम्रपाली दुबे को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये रहे हैं आपके राज्य आधारित महत्वपूर्ण विषय और महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। अब आपका झारखंड आता है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। झारखंड के लिए जो खास है उसको वही देख लेंगे। मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश के लिए भी क्या है, गरीबी रेखा से बाहर आने के लिए यहाँ पर भी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है। और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार टॉप पर बना हुआ है। 99वां अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया गया, ग्वालियर में संपन्न किया जाता है। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ का है, कोई बहुत खास न्यूज नहीं है। गुजरात का न्यूज ये महत्वपूर्ण है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन 10 से 12 जनवरी 2024 को गुजरात के गांधीनगर में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जनवरी 2024 को इस समिट का उद्घाटन किया है। इस ग्लोबल समिट में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठनों ने भाग लिया है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद इस समिट के मुख्य अतिथि रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण गेट वे टू द फ्यूचर थीम पर आधारित था। ठीक, खास बात क्या रही, इस कार्यक्रम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने हजीरा में भारत की पहली कार्बन फाइबर फैसिलिटी स्थापित करने की घोषणा की। तो इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए है। दूसरा है अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कच्छ के खावड़ा में 30 गीगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा प्लांट लगाने की घोषणा की। 2 इंपॉर्टेंट न्यूज आपका, फाइबर फैसिलिटी स्थापित करने के लिए हजीरा में, और
ये नवीकरणीय ऊर्जा प्लांट लगाने की घोषणा कहाँ की गई? कच्छ के खावड़ा में किया गया। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा। 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं हो गई। लक्ष्मी निवास मित्तल ने की कंपनी आर्सेलर मित्तल ने हजीरा में 24 मिलियन टन स्टील उत्पादन करने वाली की साइट शुरुआत करने की घोषणा की। तो ये रहा इंपॉर्टेंट। पश्चिम बंगाल की है योगश्री सामाजिक कल्याण योजना शुरू किया गया। योगश्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने सामाजिक कल्याण के लिए योगश्री योजना की शुरुआत की, जिसमें SC ST के छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान किया जाएगा। चलिए, पूर्वोत्तर में 21 जनवरी 2024 को भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का 52वां स्थापना दिवस मनाया गया। यही इंपॉर्टेंट हो सकता है। उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024 मनाया गया। 13 से 17 जनवरी 2024 तक नई दिल्ली में मनाया गया। 9वां पक्के फागा हार्नबिल फेस्टिवल ये भी मनाया गया, अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। ठीक है, 9वां पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल 18 से 20 जनवरी 2024 के मध्य अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। ये फेस्टिवल वन्यजीव संरक्षण पर केंद्रित होता है। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, दक्षिण भारत के राज्यों में अगर आप देखें, दक्षिण भारत के राज्यों में तमिलनाडु में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2024 आयोजित की गई। फिर यहाँ पर भी टाटा पावर ने तमिलनाडु में 10 गीगावाट और पवन ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लिए 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। अडानी समूह ने राज्य में निवेश के 3 समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए, कर्नाटक में सड़क विस्तार के लिए योजना को मंजूरी दी गई, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। केरल में 6,000 करोड़ की 3 विकास योजनाओं की मंजूरी दी गई। चलिए, तो ये रहा आपके स्टेट आधारित न्यूज रही है, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज रही है। और इसमें हमने यूपी स्पेशल पूरा खत्म कर दिया है आपके जनवरी महीने का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना लक्ष्य बनाना है। और इसी के साथ हम लोग करंट अफेयर्स तो लेकर के चल ही रहे हैं, साथ ही साथ हम इसी के साथ आपको दे रहे हैं आपका जो ट्रेडिशनल जीएस है, जिसमें हम आपको जीएस में संविधान और इकोनॉमिक्स ये 2 क्लास एक साथ लेकर के चलेंगे। उसके बाद फिर दूसरी क्लासेज भी आपकी शुरू की जाएगी। तो ये सारी क्लासेज आपको एक साथ मिलेगी। कहाँ? DPIS यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इसलिए तत्काल अभी आप DPIS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और 2024 के इस लक्ष्य को आप पूरा करें, जो लक्ष्य है आपका सफलता के लिए 100 दिन। आइए, समय दीजिए और सफलता लीजिए, अपने टारगेट को पूरा कीजिए। आप किसमें? 2024 में आप भी बने डिप्टी कलेक्टर, आप भी बने टॉपर्स और क्वालिफाई करें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। आइए जुड़िए DPIS के साथ, देवप्रयागम के साथ, DP पांडे के साथ।